गांव वाले उसे कमजोर कहते रहे। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक लंगड़ा चरवाहा था जो पहाड़ों की धूल में अपनी जिंदगी काट रहा था। लेकिन जब मौत ने पूरे गांव की चौखट पर दस्तक दी, तब उसी बैसाखी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर मौत भी पीछे हट गई। आज की कहानी है माधव की, एक ऐसा चरवाहा जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी को नहीं, अपने हौसले को अपनी ढाल बनाया। चलिए चलते हैं देवगढ़ की उन ऊंची पहाड़ियों पर जहां वीरता की एक नई परिभाषा लिखी गई। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत देवगढ़ नाम के एक सुदूर पहाड़ी गांव से होती है। माधव बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था। जहां गांव के बाकी लड़के कुश्ती लड़ते और सेना में जाने की तैयारी करते, माधव खिड़की से उन्हें देखता रहता। उसके पिता एक बहादुर सिपाही थे जो सीमा पर शहीद हुए थे। माधव का सपना भी वर्दी पहनने का था, लेकिन उसकी बैसाखी ने उसे चरवाहा बना दिया। रामपुर गांव में खुशियों का माहौल था। हर साल की तरह सावन का मेला लगा था, जहां आसपास के 10 गांवों के लोग इकट्ठा होते थे। ये मेला केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि ये गांव के युवाओं के लिए अपनी शक्ति और पौरुष दिखाने का मंच था। ढोल की थाप गूंज रही थी और अखाड़े की मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। माधव मेले के एक कोने में अपनी भेड़ों के झुंड के पास खड़ा था। उसने अपनी बैसाखी को एक पेड़ के सहारे टिका रखा था। उसकी आंखें अखाड़े की ओर थीं, जहां गांव का सबसे बलशाली युवक विक्रम कुश्ती जीत चुका था। लोग विक्रम को कंधों पर उठाकर नाच रहे थे। माधव के मन में भी एक टीस उठी। उसके पिता भी कभी इसी अखाड़े के सुल्तान हुआ करते थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि शायद वो भी उत्सव का हिस्सा बन सके। लेकिन तभी उसकी नज़र पास खड़े कुछ बुजुर्गों पर पड़ी। देखो, शेर का बेटा गीदड़ पैदा हुआ, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। दूसरा बोला, किस्मत का खेल देखो, बाप ने सरहदों की रक्षा की और बेटा अपनी टांग भी नहीं संभाल पाता। माधव ने उन बातों को अनसुना करने की कोशिश की और प्याऊ की ओर पानी पीने बढ़ा। तभी विक्रम अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। विक्रम के शरीर पर अखाड़े की मिट्टी लगी थी और चेहरे पर जीत का अहंकार। अरे ओ माधव, बच के चलना भाई, कहीं तेरी ये लकड़ी की टांग किसी के पैर में फंसकर तुझे ही न गिरा दे, विक्रम ने ठहाका मारते हुए कहा। उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। माधव ने शांत स्वर में कहा, विक्रम भाई, कुश्ती जीतना अच्छी बात है, पर किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना जीत नहीं कहलाती। विक्रम को ये बात चुभ गई। उसने माधव के हाथ से पानी का लोटा छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। ज्ञान मत बांट लंगड़े, ये गांव वीरों का है, बोझ ढोने वालों का नहीं। जिस दिन गांव पर कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले अपनी इस बैसाखी के साथ भागता नजर आएगा। माधव की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो अपनी बैसाखी उठाकर चुपचाप पहाड़ियों की ओर चल दिया। पीछे से आती हंसी की आवाजें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। उस रात वो घर नहीं गया। वो काली शिला नाम की ऊंची चट्टान पर जा बैठा, जहां से पूरा गांव एक जलते हुए दिए की तरह छोटा सा दिखाई देता था। उसने अपनी उस पतली और बेजान टांग को देखा और फिर अपनी मजबूत बाजुओं को। उसने महसूस किया कि लोग उसकी टांग देखते हैं, पर उन हाथों को नहीं देख पा रहे जिन्होंने पहाड़ियों पर चढ़ चढ़कर फौलाद जैसी ताकत पाली थी। उसने हवा में मुक्का लहराया और खुद से वादा किया, एक दिन आएगा जब ये गांव मेरी कमजोरी से नहीं, मेरी ताकत से पहचाना जाएगा। मैं बोझ नहीं, इस मिट्टी का ढाल बनूंगा। अंधेरी रात में ऊंचे पहाड़ पर अकेला बैठा वो चरवाहा उस वक्त नहीं जानता था कि किस्मत बहुत जल्द उसे अपनी बात सच करने का मौका देने वाली है। देवगढ़ की पहाड़ियां दिन में जितनी शांत और सुंदर दिखती थीं, रात के साये में उतनी ही रहस्यमयी हो जाती थी। सूरज ढलते ही गांव वाले अपने घरों के किवाड़ चढ़ा लेते थे, लेकिन माधव के लिए रात का मतलब आराम नहीं था। उसकी कुछ भेड़ें अक्सर ऊंची चरागाहों में भटक जाती थीं और उन्हें ढूंढना उसकी रोज की जिम्मेदारी थी।
उस रात हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। आसमान में काले बादलों की परतें इतनी घनी थीं कि तारों की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। माधो अपनी पुरानी लालटेन और वफादार कुत्ते शेरू के साथ खूनी दर्रे के पास वाली गुफा के करीब था। शेरू अचानक रुक गया, उसके कान खड़े हो गए और उसने धीमी आवाज में गुर्राना शुरू कर दिया। माधो ने उसे थपथपाया। क्या हुआ शेरू, कोई जंगली जानवर है क्या? पर शेरू की बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। वो डर से नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए गुर्रा रहा था। माधो ने अपनी लालटेन की लौ को एकदम कम कर लिया। उसने दूर घाटी के नीचे जहां घना जंगल शुरू होता था वहां कुछ हलचल देखी। शुरू में उसे लगा कि शायद हवा से पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन तभी उसे धातु के टकराने की एक बारीक आवाज सुनाई दी। खन खन। ये आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि तलवारों या बंदूकों के आपस में टकराने की थी। माधव ने अपनी सांसें रोक लीं। वो जमीन पर लेट गया और एक बड़ी चट्टान की ओट लेकर नीचे झांकने लगा। दूर पेड़ों के झुरमुट में छोटी छोटी मशालें जल उठीं। वे मशालें सामान्य यात्रियों की नहीं थीं। रोशनी के उन घेरों में उसे कुछ साए दिखे, लंबे चौड़े और हथियारों से लैस। उनके चेहरे काली पट्टियों से ढके हुए थे। उनके बीच एक आदमी खड़ा था जिसका कद सबसे लंबा था और उसकी आंखों में क्रूरता की चमक साफ दिख रही थी। वो रंगप्पा था। माधव ने सुना रंगप्पा अपने आदमियों से कह रहा था, कल रात जब चांद बादलों में छिपेगा हम उस तंग दर्रे से ऊपर चढ़ेंगे। देवगढ़ के लोगों को सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। गांव के अनाज की कोठरियां और उनके खजाने कल हमारे होंगे। ये सुनकर माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो सीने से बाहर आ जाएगा। वो जानता था कि अगर डाकू उस गुप्त रास्ते से आए तो गांव को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। गांव के पहरेदार मुख्य रास्ते पर तैनात थे, पर इस संकरे दर्रे को सब सुरक्षित मानकर भूल चुके थे। माधव ने अपनी बैसाखी को जोर से पकड़ा। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, मैं तो एक पैर से लाचार हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसे अपने शहीद पिता की बातें याद आईं। बेटा, युद्ध तलवार से नहीं जिगरे से जीता जाता है। उस काली रात की सुगबुगाहट ने माधव को एक साधारण चरवाहे से गांव के रक्षक में बदल दिया था। वो समझ गया था कि अब चैन से सोने का वक्त नहीं बल्कि जागने और जगाने का वक्त है। वो धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा, पर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो जानता था कि गांव वाले उसकी बात आसानी से नहीं मानेंगे। माधव हांफता हुआ गांव पहुंचा। उसने प्रधान और पंचायत को चेतावनी दी कि डाकू गुप्त रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन विक्रम और उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, पहाड़ों की हवा ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, डाकू कहां से आएंगे। माधव ने बहुत मिन्नतें की पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रात का दूसरा पहर था। आसमान में काले बादलों ने चांद को कैद कर लिया था, जिससे पहाड़ियों पर ऐसा सन्नाटा छाया था कि खुद की सांसें भी गूंज रही थीं। खूनी दर्रा, यही वो संकरा रास्ता था जहां से डाकू रंगप्पा अपने 100 आदमियों के साथ गांव में घुसने वाला था। माधव अपनी टूटी हुई बैसाखी के सहारे उस ढलान पर बैठा था। उसके पास हथियारों के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी, कुछ मोटे रस्से और पत्थरों का एक विशाल ढेर था, जिसे उसने पिछले कई घंटों में घसीट कर वहां जमा किया था। उसका एक पैर सुन्न पड़ चुका था, पर उसके सीने में दहकती आग ने उसे ठिठुरने नहीं दिया। हमले की आहट। तभी घाटी के नीचे से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई। चट चट। माधव ने कान जमीन से लगाए। घोड़ों की टापें नहीं थीं, यानी डाकू पैदल और दबे पांव आ रहे थे। अंधेरे में उसे कुछ मशालें जलती दिखीं। उनकी नीचता भरी हंसी की गूंज हवाओं में तैर रही थी। आज देवगढ़ की औरतों के जेवर और अनाज की बोरियां हमारी होंगी, एक भारी आवाज गूंजी। वो रंगप्पा था। जैसे ही डाकुओं की पहली टुकड़ी उस तंग रास्ते के ठीक नीचे पहुंची, माधव ने एक भारी रस्सा काट दिया। धड़ाम। ऊपर से लकड़ी के भारी लट्ठे और नुकीले पत्थर बारिश की तरह नीचे गिरे। चीख पुकार मच गई। 2 डाकू सीधे खाई में जा गिरे। कौन है ऊपर? सामने आ। रंगप्पा दहाड़ा।
उसने अपनी बंदूक निकाली और अंधाधुंध ऊपर की ओर गोलियां चलाने लगा। ठाएं ठाएं ठाएं। एक गोली माधो के बैसाखी को चीरते हुए उसके कंधे को छूकर निकल गई। खून की गर्माहट ने उसके कुर्ते को भिगो दिया। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा चुभा दिया हो। पर माधो नहीं रुका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल पत्थर को धक्का दिया। डाकू समझ गए कि ऊपर कोई फौज नहीं बल्कि एक ही आदमी है। 3 डाकू दीवार के सहारे रेंगते हुए ऊपर चढ़ाए। माधो का संतुलन बिगड़ा, वो लड़खड़ा कर गिरा। एक डाकू ने अपनी तलवार उठाई। मर जा लंगड़े। माधो ने फुर्ती से अपनी लाठी घुमाई और डाकू के घुटने पर वार किया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। जैसे ही वो गिरा, माधो ने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से दूसरे के सीने पर प्रहार किया। उसकी एक टांग कमजोर थी, पर उसके हाथों में बरसों तक भेड़ों को खींचने और पहाड़ों पर चढ़ने की फौलादी ताकत थी। उसने एक डाकू की गर्दन दबोच ली और उसे ढलान से नीचे ढकेल दिया। अब माधो पूरी तरह लहूलुहान था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसे नीचे से रंगप्पा की परछाई ऊपर आती दिखी। रंगप्पा के हाथ में एक लंबा खंजर था। तूने मेरे 10 आदमी मार दिए, अब तू अपनी खैर मना। माधो के पास पत्थर खत्म हो चुके थे। उसकी कुल्हाड़ी भी दूर जा गिरी थी। उसने अपनी बैसाखी उठाई और उसे एक भाले की तरह सीधा कर लिया। जैसे ही रंगप्पा ने छलांग लगाई, माधो ने अपनी पूरी देह का भार उस बैसाखी पर डाल दिया और रंगप्पा के सीने की ओर वार किया। दोनों ढलान पर गुत्थम गुत्था होकर नीचे लुढ़कने लगे। कांटों भरी झाड़ियां और पत्थर उनके बदन को चीर रहे थे। अंत में एक समतल चट्टान पर जाकर वे रुके। माधव ऊपर था। उसने रंगप्पा का हाथ पत्थर से कुचल दिया और चिल्लाया, गांव वालों, जागो, भेड़िए आ गए हैं। उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर पूरे देवगढ़ में गूंज उठी। जब गांव वाले मशाले लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अपाहिज समझा जाने वाला लड़का एक खूंखार डाकू की छाती पर बैठा था, उसे अपनी लाठी से दबाए हुए। माधो की आंखों में चमक थी, पर शरीर जवाब दे चुका था। गांव के प्रधान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माधो को अपने कंधों पर उठा लिया। उस दिन देवगढ़ ने जाना कि वीरता पैरों से नहीं, इरादों से चलती है। गांव ने माधो के नाम का एक स्मारक बनाया। माधो ने साबित कर दिया कि शरीर का अपंग होना हार नहीं है, मन का अपंग होना असली हार है। दोस्तों, माधो की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे शरीर के अंगों में नहीं बल्कि हमारे संकल्प में छिपी होती है। अक्सर जिन्हें दुनिया बेचारा समझती है, वही समय आने पर इतिहास बदल देते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं, तो याद रखिएगा, माधो की वो बैसाखी जो एक पत्थर से टकराकर टूटी नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए फौलाद बन गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़े से हौसले की ज़रूरत है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में।